पद्मिनी साहू के साथ तो इतना ज्यादा अत्याचार हुआ क्योंकि हाँ, एसपी साहब के सामने भी धमकी चमकी दे रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ ये करूंगा, तुम्हारे खिलाफ वो कराऊंगा। तो कई एसपी ऐसे हैं जो 2-2 3-3 बजे आते हैं ऑफिस और कई दिन तक ऑफिस नहीं आते हैं। कई एसपी ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग कहीं और है और भाग के रायपुर और भिलाई अपने घर आ जाते हैं। नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनको पता है कि वो कौन कौन है। 420 है पूरे मैं बोलता हूँ ना, चोर हैं, ये चोर हैं। तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच कराऊंगा। तो वो पुलिस विभाग की प्रताड़ना से इतनी पीड़ित थी कि वो पुलिस के अधिकारियों के पास जा ही नहीं सकती थी, और जो उसके खिलाफ झूठा रोजनामचा साना डाला गया उसका पूरे तथ्य हैं हमारे पास। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करूंगा। क्या नहीं बोलते, और एसपी साहब सुनते भी नहीं तो उनको क्या बोलोगे, उल्टा और हम ही को बोल देते। एक हमारे जवान ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और 22% महिलाओं ने बोला था कि हम ये नौकरी नहीं करना चाहते। वो सेवा करने के लायक नहीं है। कि 2 लोग आत्महत्या करने के लिए आवेदन दे चुके हैं और शासन की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है, ना हमारे डीजीपी की तरफ से कोई वक्तव्य आ रहा है। डीजीपी से पूछेंगे, मौन मुनि मुखिया बोलता हूँ मैं तो, क्योंकि वो कुछ बोलते तो है नहीं, जवाब तो उनके पास रहता है नहीं। वो मोबाइल भी अगर चलाता हुआ आपको दिखता है तो वो लोन में ही रहता है। वो बाइक चला रहा है वो भी लोन में है, उसका पूरा खानदान लोन में दबा हुआ रहता है। सर, आप लोगों का कलेजा बहुत बड़ा है जो हमारे वीडियोस दिखाते हो। सिर्फ तीरंदाज और कुछ 1-2 मीडिया चैनल्स हैं जो उन चीजों को कवरेज करते हैं, सच्चाई को लाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में लगातार पुलिसकर्मियों के प्रताड़ित होने की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में बेमेतरा जिले के हेड कांस्टेबल संदीप साहू ने राज्यपाल के नाम चिट्ठी लिखकर आत्मदाह करने की बात कही है। तो वहीं कांकेर एसपी ऑफिस में महिला सेल के पद पर पदस्थ आरक्षक पद्मिनी साहू ने कलेक्टर के नाम पर चिट्ठी लिखकर आत्मदाह करने की बात कही है। पद्मिनी साहू की गुहार जब किसी ने नहीं सुनी तब जाकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। तीरंदाज से बातचीत में महिला आरक्षक पद्मिनी साहू ने तो ये तक कह दिया कि कांकेर के एसपी जो कि उस वक्त सलभ कुमार सिन्हा थे, जब वह शिकायत लेकर अपनी गुहार लगाने उनके ऑफिस में पहुंची तो प्रताड़ित करने वाले पुलिस अधिकारी ने एसपी के सामने ही पद्मिनी साहू को धमकी दिया, लेकिन एसपी सलभ कुमार सिन्हा उस दौरान चुप बैठे रहे। बता दें, आईपीएस सलभ कुमार सिन्हा का ट्रांसफर अब दुर्ग जिले में हो गया है, जहां उन्होंने आज एसपी पद का चार्ज लिया। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। लेकिन किसी महिला आरक्षक का ऐसा आरोप अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि किसी भी पुलिस कप्तान के ऑफिस में कोई पुलिस अधिकारी किसी महिला आरक्षक को कैसे धमकी दे सकता है। इस पूरे मामले को आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आत्मदाह की चिट्ठी लिखने वाली महिला आरक्षक पद्मिनी साहू ने तीरंदाज से बातचीत में क्या कहा। जी पद्मिनी जी, बताइएगा, आपने जो ये आत्मदाह की जो चिट्ठी लिखी थी कलेक्ट्रेट में, आप आपको कितनी पीड़ा थी और किस बात से आप इतनी परेशान थी कि आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा? हाँ, मैं जब थाना कोतवाली में पदस्थ थी कांकेर में, तो वहाँ भी एकदम मेरे को एकदम मानसिक से लेके शारीरिक उत्पीड़न टाइप का हरकत, मतलब वॉशरूम के पीछे जाना, वो प्रधान आरक्षक वहाँ पर था, अभी 1-4 बन गया, वो इतना टॉर्चर करना, गंदी क्लिप दिखाने का प्रयास करना, या रात में भी अनावश्यक थाना में बैठा के बुला लेना 12 बजे रात को, एक से जबरदस्ती बैठाए रहना, गंदी हरकतें करना, मतलब क्लिप दिखाने की कोशिश करो, तुमको पिक्चर दिखाता हूँ, ऐसा तो ऐसा बहुत ज्यादा थी उसका। और जब वही चीज को मैं विरोध करके अधिकारियों को बताती है सब बातों को, तो ना बार बार मेरा बिना बताया ड्यूटी लगाता, फिर एब्सेंटी चढ़ा देता, मतलब इतनी ज्यादा हरकतें होती थी उसकी। किसी को भी मैं मौखिक में बताती थी, पहले ये सब नहीं जानते थे ना कि अपन ऐसा होता है करके,
जी तो इसकी हरकतें इतनी ज्यादा बढ़ते गई और अधिकारियों से हर कोई टर्म्स मिल के रहते हैं सब। चाहे हम कितना अगर एक सच्चा भी बोलेंगे तो झूठा ही कहला जाएंगे, क्योंकि हर लड़की ना अपनी इज्जत के लिए डरते हैं कि अगर मैं बोलूंगी या मैं गवाही दूंगी तो कल मेरे लिए वो खड़ा हो जाएगा, मेरे लिए दुनिया भर की बातें आएगी, ऐसा कर तो कोई सपोर्ट नहीं करता किसी का। अब मैं तो झेलते आ रही हूँ ना, जी वॉशरूम जा रही हूँ उसके पीछे पीछे रात में मेरे को जबरदस्ती थाना में बैठा देना, और जब जब उस चीज को मैं ऑब्जेक्शन उठाई तो मेरे को टॉर्चर करना। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया बीच में, तो वहाँ हॉस्पिटल में कोई देखने पूछने नहीं आया ना, मेरा FIR दर्ज किया जो हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी वहीं पड़ी थी मैं, वैसी वर्दी जैसे पहनी थी वैसे ऑन ड्यूटी में। मेरी फैमिली आया दुर्ग से तो फिर मेरा वर्दी चेंज कराया आता है, ना कोई मेरे को देखने पूछने आता था, ना खाना पीना, मैं 4 दिन खाना पीना भी नहीं खाई थी, वैसी पड़ी थी वहां पर, ना कोई ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं ऐसा टाइप का होता था एकदम। मतलब कोई देखना पूछना तो दूर की बात है, कोई ऐसा हाल चाल भी ऐसा नहीं, TI सर को भी मैसेज की कभी भी कोई रिप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं मिलता था, भूखे पैसे वही पड़ी थी। वहां से आने के बाद भी इतना अति टाइप का करते थे ज्वाइनिंग के मेडिकल से, तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है करके, वही सोमन सिंह करके मेजर है वहां पर मेजर था, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, फालतू तुम ऐसा कर रहे हो, बहाना कर रहे हो। तो कभी यहाँ जुआ सट्टम पकड़ने के लिए देते थे वो, और एकदम लाइटली ड्यूटी, मेरा बसली उसली फ्रैक्चर, हाथ फ्रैक्चर, इतना ज्यादा इतना टॉर्चर करते थे कि मैं क्या बताऊं, मेरे को कोई हद नहीं बताने की कुछ चीज। अब SP साहब वहाँ भी मतलब मेरे को वही उसी टाइम में मेरे को TI को मार दिए हैं करके, चाबी फेंक के मार दिए करके, 10 लोग का झूठा प्रकरण बना दिए, झूठा गवाही भी बना दिए। उसमें भी मेरे को जबरदस्ती इतना प्रताड़ित करते थे कि तुम उस चीज को एक्सेप्ट करो, लिखित में दो, ये मेरी पहली गलती, दोबारा मैं गलती नहीं करूंगा करके ऐसे करके लिखित में दो। चैम्बर में बुला के मेरे को ऐसे बोलते थे कि तुम लिखित में दो इस चीज को करके। अब उस चीज को मैं कैसे जूझी हूँ, मैं कैसे निकली हूँ जंग लड़ के उस चीज को, मैं गलती नहीं की हूँ सर, मैं नहीं मारी हूँ, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ करके। मेरा प्राथमिक जांच TI खुद पीड़िता भी बन गया, मोरारजी देशमुख खुद पीड़िता भी बन गया और खुद जांच करता अधिकारी भी बन गया, और वो सिद्ध भी कर दिया प्राथमिक जांच को। मैं विभागीय जांच को कैसे लड़ी मैं ये जानती। मेरा 14 साल की नौकरी में एक भी सर्विस में दाग नहीं लगा है। जब जब मेरा पेपर रहता है PSC को, कॉलेज का कुछ भी पेपर रहता है, कंपटीशन एग्जाम, इन लोग का तमाशा चालू हो जाता है, कभी ये तो वो। और एक दिन जिससे मैं छुट्टी गई थी, मेरे को TI को मार दी करके, उससे मेरा PSC का पेपर था और मैं एक दिन पहले छुट्टी से आ गई थी, फिर भी मेरा एब्सेंटी है सर, कितना टॉर्चर किए। कल मेरा पेपर है, रात को 9 बजे तक मेरा थाना में बैठाए, बताओ इस टाइप की हरकतें। और इसके बाद भी मेरा ये स्थिति को देखते हुए SP साहब ने ऑफिस किए, तो ऑफिस में भी ये पठान मेरे इतना परेशान कर डाला है, इतनी उसकी नियत गंदी, चैम्बर में बुला मेरे धमकी चमकी, दुनिया भर की बातें बोलते रहते, कुछ भी तेरे साथ ये तो वो, तू बात नहीं मानेगी तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन तू अगर ये नहीं करेगी तो नौकरी टाइप को करता है वो। ऑफिस में रहने के बाद भी जबरदस्ती हम लोग को पुलिस लाइन में भेजा है, मौखिक आदेश में। मैं बोल रहा हूँ, मैं वहाँ रात को गरणम खड़े करा, तो कोई जाए या ना जाए, मैं अगर नहीं गई तो मेरा स्पष्टीकरण जबरदस्ती में कितना टॉर्चर, परेशान, और तो और इतनी बदतमीजी उसकी, मेरे को चैम्बर में बुला के बदतमीजी करना, उस चीज को मैं कैसे झेल के आ रही हूँ मैं ये जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग बैचलर लड़कियां हैं। दूसरी चीज क्या है, हर जगह हर चीजों में कोई आदमी सुनता नहीं, हम ही को गलत बोल देते कोई चीज को बोलना चाहे तो। जी वो इतना धमकी चमके देता है कि तुमको देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आता। हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं, पर जी ये बताइएगा कि आप जब कितने लंबे समय से वहाँ पे पदस्थ थी और आपके साथ ऐसा घटना कब से घट रहा है? छोटी मोटी चीज होता तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते थे, क्योंकि विभाग में यहाँ होते हैं लड़के लड़का नौकरी करते हैं, लेकिन इन लोग अति टाइप का कर डाले, और किसी को बताओ तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलो छोड़ो, मैं बोल दूंगा, मैं समझा दूंगा उसको, ये कर दूंगा वो कर दूंगा करके उनकी हिम्मतें और मनोबल इतना बढ़ते जाते हैं। और मोहसिन खान का तो अतीश हो गया, मैं क्या बताऊं, उसकी रोज नाम तक छोड़ के मेरा एब्सेंटी डालना जबरदस्ती का। मैं रोज ऑफिस आ रही हूँ, रोज ड्यूटी आ रही हूँ, तब भी मेरा सैलरी रुकवा दिए 2-3 मैंने कहा मैं जीऊंगी खाऊंगी कैसे, बताओ। इतना टॉर्चर करवा रहे हैं मेरे ऑफिस वालों से, मेरा सामान भी फेंक रहे हैं, तो मेरे ऑफिस वालों के एकदम मेरे से ताने मारना, मेरे से इतनी बदतमीजी करना, हर एक चीज हो रहा है, बताओ। ये आपके साथ कितने लंबे समय से ये घटना घट रही है, ये पूछ रहा हूँ। ये मेरे 2019 से हो रहा है, और इसके पहले भी होता था, लेकिन छोटे मोटे चीजों को अपन इग्नोर कर देते थे, सब चीजों को। पद्मिनी जी, आपने SP सर का जिक्र किया, उस वक्त शायद तक कांकेर में SP सलभ कुमार सिन्हा जी पदस्थ थे,
तो जब उनके पास जब आप गए थे कंप्लेंट के लिए, तो उन्होंने क्या क्या आपको रिस्पॉन्स दिया? उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया था या नहीं लिया था? क्या कहा था आपको? एसपी साहब भी सुनते नहीं है, जैसा बोलते हैं अरे सर उन्हीं की बात मानते हैं, चाहे वो सही कहे चाहे गलत करे, दो को चार बोलेंगे चार ही मान, वो सुनने के लिए तैयारी नहीं। चैम्बर में वो धमकी चमकी देते तो क्या बोलोगे आप बताओ उनको? एसपी सर के सामने आपको धमकी दिया गया? हाँ, एसपी साहब के सामने भी धमकी चमकी दे रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ ये करूंगा, तुम्हारे खिलाफ वो कराऊंगा, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच कराऊंगा, क्या क्या नहीं बोलते हैं। और एसपी साहब सुनते भी नहीं तो उनको क्या बोलोगे, उल्टा और हम ही को बोल देते हैं, तो फिर उनको बोलने से भी क्या मतलब है बताओ? इतना आवेदन दी, एक बार मेरे को बुलाया नहीं कि तुम क्यों इतना परेशान हो गए, क्या तुमको प्रॉब्लम है, मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ। एक बार नहीं बोले मेरे को कि तुमको तकलीफ है तो उसको मैं बैठा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ तो तुम बताओ करके। ऊपर से और मेरे को टॉर्चर किए जा रहे हैं कि मेरा पूरा फाइल रजिस्टर मेरा ले लिए। डेली मैं काम कर रही हूँ, अधिकारी खुद देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं सब चीज मेरा वर्क क्या है करके, लेकिन जबरदस्ती मेरे को एब्सेंटी बता रहे हैं रोज की। बताओ, रोज फाइल में मैं साइन कर रही हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं तो वो नहीं, कैसे भी करके टॉर्चर किए जा रहे हैं। मैं त्रस्त हो गई, परेशान हो गई। पद्मिनी जी, इसके बाद आपने कलेक्ट्रेट में जाने का फैसला कैसे किया? वहाँ कलेक्टर महोदया को जो आपने अर्जी दी है उसके बारे में बताइए कि कैसे आपने आत्मदाह की चिट्ठी लिखी और वो क्या पॉइंट था, किसने सलाह दिया आपको? कैसे लगा कि अब मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा यहाँ पुलिस विभाग में, तो आप प्रशासनिक विभाग में गए? मैं लगातार यहाँ ऑफिस आ रही थी, फिर भी मेरे को टॉर्चर किए जा रहा था जबरदस्ती का। मैं अपना वर्क कर रही हूँ, कोई वो नहीं, किसी से कोई नहीं, अपना काम कर रही हूँ, फिर भी से मेरे को कभी रूम में ताला लगा के चले जाना, मेरा सामान को ताला लगा के चले जाना, या फिर मैं कुछ कर रही हूँ तो जबरदस्ती पंखा बंद कर देना। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज के लिए अति देखो कर रहे थे। तो हम लोग के विभाग में, पुलिस विभाग में उज्जवल दीवाना जो खुद पीड़िता है इस चीज में, खुद वो जानता है उस चीजों को, तो उन्होंने भी अपनी बात मैंने उनको बताया ऐसा सब बात से करके। और मैं अब मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं क्या करूं करके, मेरे को इतनी मेरी बुद्धि अभी इतना काम करना बंद कर दे कि मैं घर ही में फांसी लगा लूं ऐसा लग रहा। लेकिन मैं कलेक्टर महोदय के पास एक आवेदन बना के दी कि मेरे साथ ऐसा, सर मुझे न्याय चाहिए मैडम, कुछ भी करके मुझे मोहसिन खान इतना परेशान कर रहा है, वो अपनी नाजायज मांगों के लिए, जरूरत के लिए मेरा सर्विस रिकॉर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर वपसेंटी हर तरीके के प्रयास कर रहे हैं, जो मैं नहीं, उसके नाजायज चीजों को मैं इच्छा पूर्ति नहीं कर रही तो गंदी हरकत कर रही है इस टाइप का करके। लेकिन कलेक्टर मैडम भी एक बार भी मेरे से मिली नहीं, ना ही मेरे से एक बार पूछी, ना पढ़ के कुछ भी नहीं, बस कमेटी बना दी। कमेटी ने पूछा, मैं वहां भी इतना रो के बताई कि ऐसा सब बात है करके, ये सब चीज हो रहा है करके, मैंने सारा दस्तावेज दी उनको ये भी करके, फिर भी अभी तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये मोहसिन खान जी किस पद पर पदस्थ है वहाँ? ये जिला सहारा ही है, मतलब कांकेर का। अच्छा, आपको किनके द्वारा परेशान किया जा रहा था, आप एक बार ये बता दीजिए। एक तो आपने ये मोहसिन खान जी का नाम बताया, इसके अलावा और कौन थे? मेरे को कोतवाली में तो सोबिन सिंह ने इतनी परेशान किया मेरे को, सोबिन सिंह जो अभी एक स्टार है, और मैडम रत्ना मैडम को जांच करते अधिकारी दिए थे, तो रत्ना मैडम भी मेरा जांच जो मैं बयान बोलती थी उसको नहीं लिखती, ये नहीं करना, ऐसा नहीं लिखाना, वैसा, मैं जो बोल रही हूँ उसको करते ही नहीं, और मेरे को ऊपर दबाव बनाते थे, तुम ऐसा नहीं करोगे वैसा नहीं करोगे, बहुत ज्यादा मैं कत्ती टाइप का करती थी मैडम भी पूरा। आत्मदाह की चिट्ठी आपने जब लिखी तो वहाँ कलेक्ट्रेट से आपको क्या बोला गया? बस कमेटी बनाए थे उनके 4-5 सदस्य, और वहाँ पे जो बैठक हुआ तो बोले हम जांच करेंगे उसके बाद आपको बताते हैं करके, लेकिन अभी तक मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला कहीं से, कुछ भी जवाब इसका। कितने दिन बीत गए आपको ये चिट्ठी लिखे हुए? मेरे को 17 तारीख को दिए थे, मतलब 17 को फोन किए थे और 18 को तो वहीं बैठाए थे, दोपहर से लेके मेरे को 1:30 बजे से 8 बजे रात तक बैठाए थे, लगभग सारा दिन वही बैठा थे, सारा चीज पूछे क्या है कैसे, मैं सारा चीज बताई उनको, ऐसा सब बात है करके ये सब हो रहा है और ये झेलते आ रहे मैडम। बहुत लोग परेशान हो रहे, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, बदनामी के नाम से कोई सामने नहीं आता, और ज्यादातर शादीशुदा लड़कियां तो कोई कहना नहीं चाहते कई तो चीजों के लिए ऐसा होता है, क्योंकि जो बोला उसको हिट लिस्ट में टारगेट कर उसको इतना तंग परेशान करेंगे कि तो उसका जीना हराम हो जाएगा फिर। हाँ, मतलब मेरे को फंसाने के लिए नहीं, लोग को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो झूठा केस में फंसाने के लिए SC धारा में है ना, मेरे शाखा में महिला प्रधान आरक्षक है, वो तो इतना मत्ती टाइप का कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर भी हो गया, उसके बाद भी उनको मोहसिन खान जानबूझ के रोका हम को टॉर्चर परेशान करने के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए शाखा में इतना तंगी करते हैं।
रूम में ताला लगा के चले जाना, मेरा सामान वहीं छोड़ देना और वहीं घर चले जाना। फिर उसके बाद मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करना, गंदी गंदी गाली गलौज करना। वो आई है तब से अति कर रहे हैं। उसके बारे में एडिशनल सबको पहले भी बता डाली थी कैसा तो तंग कर, मेरा बनाया हुआ फाइल, मेरा ही बनाया रजिस्टर को छिपाना, ताला लगा कर रखना। तो सर बोले ठीक है उसको करने को, जब तुमको देंगे काम तो करना, नहीं तो मत करना, रहने दो ऐसे करके, जो आपको देंगे उसको करना करके। और ये इधर की बात उधर की बात, ऐसे इसका काम है, कुछ काम हम तो कुछ नहीं करेंगे, कोई दूसरा करेंगे, और ये कुछ करती रहेगी। और अधिकारी जैसा बोल रहे हैं मोहसिन खान खास सर, वो मैसेज कर रहा है जैसा, और उसका ट्रांसफर रोके हैं अभी ना, हो चुका है ट्रांसफर, 2 बार उसका हो गया है। लेकिन जैसे पहली लिस्ट में आया ट्रांसफर, उसके बाद सबको रवानगी दे सकते, फिर भी उसको जानबूझ कर रोके मेरे को टॉर्चर ही परेशान करने के लिए। और जैसे थाना में थी कोतवाली में ना, तो टीआई क्या बोलते हैं, टीआई मोहन देशमुख को मारे हैं करके ना इतना टॉर्चर परेशान किए मेरे पति टाइप का, जबकि मैं उसको ऐसा टच भी नहीं की ना, मैं जानती भी नहीं। मेरा छुट्टी जाने के बाद इन लोग मेरे को पता है रोज नामचा को छोड़ के, बताओ। और इन लोग कैसे चलता है, रोज नामचा छोड़ के ना किसी की जिंदगी, किसी का फ्यूचर, कैरियर, उसकी नौकरी सब चले जाएगा। किसी भी कुछ भी बोल के फंसा देंगे कि उसको ऐसा मार दी वैसा मार दी करके। मेरे को पता ही नहीं है, मैं अपना पेपर की तैयारी करने के लिए चले गई थी, घर दुर्ग चले गई थी। आने के बाद पता चलता है एक पन्ना पूरा रोज नामचम पूरा कूदा गाड़ी, कई लोग को झूठा गवाही बना दी है, ऐसा वैसा। वो खुद बोल रही मैं नहीं जानती, मेरे को नहीं पता है करके। और जब जांच हुआ ना, विभागीय जांच, तो रोज नामचा में खुद गोदा गाड़ी की। अभी मैं सूचना का अधिकार लगा के मांगी, मेरे जीवन और मृत्यु से जुड़ा है सर, मेरे को रोज नामचा को दे दीजिए उसका कॉपी 21 तारीख से 25 तारीख तक, लेकिन नहीं दे रहे हैं उसको। हम अपने देंगे उसको, 30 दिन का टाइम है, ऐसा करके उसको वो कर दिए। अब मैं खुद धारा 7 के अंतर्गत मांगी हूँ, मेरा स्वतंत्रता से जुड़ी है सर, मेरे जीवन मृत्यु से जुड़ी कर दो। तो वो नहीं, उसको नहीं ऐड कर रहे हैं, मेरा वाला धारा को अपना डाल दिए 8.1 उपधारा 6 के अंतर्गत में ऐसा है करके गोपनीय है करके, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कोई गोपनीय नहीं है, रोज नाम से उसको दिया जा सकता है करके, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ी कर सकते हैं, उसमें जो साक्षी हैं उसको पूरा गायब कर सकते हैं, कुछ भी उसमें कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी हो चुका है मेरे साथ। इसीलिए मैं उस रोज नाम तक कॉपी मांग रही हूँ कि दीजिए सर मेरा, क्योंकि विभागीय जांच भी बैठाया तो मेरे लिए वही एक प्रूफ है जिसको मैं रख सकती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है करके। लेकिन नहीं दे रहा है उसको भी, मैं क्या करूं, ऐसा हो जाता है मेरे को, भाई मेरे को समझ ही नहीं आता। इस मामले में तीरंदाज के टीम ने एसपी सलभ कुमार सिन्हा से बात करने का प्रयास किया। जी सर, ये पद्मिनी साहू जी जो आरोप लगा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? उन्होंने जो आरोप बेसिकली उन्होंने कुछ शिकायत की थी हमारे पास में। उस शिकायत की जांच हमने एडिशनल एसपी उस समय जो अभी वर्तमान में मोहला मानपुर एसपी हैं रत्ना सिंह, महिला आईपीएस अधिकारी हैं, उनसे कराई थी। और उन्होंने रत्ना ने 2-3 बार उनसे बातचीत करके जो भी उनका पक्ष था वो जानना चाहा, और उसके हिसाब से उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है। और जो भी आगे की कार्रवाई है वो अब क्योंकि मैं वहां नहीं हूँ, जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रहेंगे वो करेंगे। उनका वो उस आरोप पे सर क्या कहेंगे आप, जो उन्होंने कहा आपके चैम्बर में जो जिस अधिकारी ने उन्हें प्रताड़ित किया, जिस पर आरोप लगा रही हैं वो, उसने आपके चैम्बर में उनको धमकी दिया था? मेरे चैम्बर, मैंने उनकी पूरी शिकायत जो भी अभी तक मुझे मिली है, चाहे मेरे ऑफिस में चाहे कहीं किसी और ऑफिस में मिली है, वो सारी शिकायतें मैंने पढ़ी है। चैम्बर के अंदर प्रताड़ित का आरोप उसमें किसी में भी मैंने नहीं पढ़ा है, या कहीं किसी में भी नहीं देखा। नहीं, प्रताड़ित नहीं, उन्होंने कहा कि वो आपके सामने धमकी देते रहते थे, ये कहा था उन्होंने तीरंदाज से बातचीत में। देखिए, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात तो कभी किसी ने की ही नहीं। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, वो ऑन पेपर हुआ है, पूरे आदेश के साथ हुआ है। तो मौखिक धमकी देने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और जो भी हमारा पक्ष है, जो भी, क्योंकि कलेक्ट्रेट मैडम ने एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी गठित हुई, और वो जांच कमेटी अलग अलग बिंदुओं पे जांच करके अपना प्रतिवेदन पेश कर चुकी है, और उस प्रतिवेदन के हिसाब से जो भी कार्रवाई है वो किया जाएगा। ठीक है, आइए अब आपको दिखाते हैं पुलिस परिवार के हक की लड़ाई लड़ने वाले आरक्षक संजीव मिश्रा और उज्जवल दीवान ने इस मामले में क्या खुलासा किया है। आखिर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है, लगातार जो ये पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, इनकी ऐसी बातें क्यों सामने आ रही है? कोई त्यागपत्र दे रहे हैं, कोई आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर देखिए, जब पीड़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका जब अंत दिखाई नहीं देता और पीड़ा आदमी सह नहीं पाता, तब आत्मदाह करने की बात करता है या आत्महत्या करने की बात करता है, या जिस सिस्टम में वो काम कर रहा हो वो सिस्टम उसको इतना ज़्यादा पीड़ा दे तब वो उस सिस्टम से बाहर निकलने की बात करता है। छत्तीसगढ़ पुलिस में आज के डेट में ये स्थिति पैदा हो गई है कि जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी पुलिस कर्मचारी जिनको बोलते हैं,
सिपाही से लेके थानेदार तक के, सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक सब इसमें आते हैं। इनकी बातों को पुलिस विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए सुनना ही नहीं चाहते। अगर कोई टिटपुंजिया सा नेता भी उनको फोन करके बोल दे कि आपका आदमी हमारा ये नुकसान कर दिया, भले उसने शासन के पक्ष में काम किया हो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की हो, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे, उसको नौकरी से निकालने का प्रयास करेंगे, सस्पेंड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, उसको तरह तरह से प्रताड़ित करेंगे। सेम कंडीशन जो आपने बताया पद्मिनी साहू के बारे में, पद्मिनी साहू के साथ तो इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ क्योंकि वो सिंगल महिला है और आप जानते हैं आज के डेट में सिंगल महिला के साथ क्या क्या होता है। मामला जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं, पर पुलिस विभाग के अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए उसमें लीपापोती कर रहे हैं। रोजनामचा जो कि पुलिस विभाग की जान कही जाती है, उस रोजनामचे को खाली छोड़ दिया गया है ताकि आप बाद में झूठी रिपोर्ट उसमें डाल सके। ऐसे ऐसे रिपोर्ट डाले जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है प्रूफ के साथ। और वो संदीप साहू के लिए आशीष छाबड़ा जी ने, वहाँ के विधायक है बेमेतरा के, उन्होंने डीजीपी को लिख के दिया कि ये गलत काम कर रहे हैं। और सिर्फ संदीप साहू नहीं, 7 लोगों का नाम था उस आवेदन में, तो उन 7 लोगों के नाम में से एक जवान शायद एक्सपायर हो गए हैं और एक जवान का पता नहीं क्यों नाम छूट गया। बचे हुए 5 लोगों का स्थानांतरण कर दिया गया। जांच करनी चाहिए थी क्या वो गलत किया नहीं किया। और ये आवेदन कब का था, 1.5 साल पुराना, उस पर आप आज स्थानांतरण कर रहे हैं। तो कुल मिला के प्रताड़ित करना है। आप मतलब अधिकारियों के मन मुताबिक काम नहीं करेंगे तो आपको प्रताड़ित करेंगे। और या तो आप दर्द को सहते रहिए अपना परिवार चलाने के लिए, या तो जो इन लोगों ने कदम उठाया है वो होगा। आज मेरे पास बालोद जिले से भी एक फ़ोन आया, वो बोलता है मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करूंगा क्योंकि मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। वो भी एक जवान है। शक्ति में एक जवान ने त्याग पत्र दे दिया है, ड्राइवर ने प्रताड़ना से तंग आकर। शक्ति जिले में ही एक और आत्महत्या किए थे। और आपको मैं बताता हूँ कि आज ही कोंडा गांव में भी एक हमारे जवान ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। हाँ, ये जो पुलिस आरक्षक जो हैं, पुलिस आरक्षक गार्ड थे, वो ये फैमिली कोर्ट में तैनात थे। आज का ये जो ताज़ा मामला है, हालांकि अभी तक उसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो किस कारण से उन्होंने आत्महत्या की। अपनी ही राइफल से उन्होंने खुद को गोली मारी थी, वो भी ड्यूटी में तैनात थे आज। संजीव मिश्रा जी, आप भी पुलिस परिवार के हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। कई बार आप इस वजह से कई केसेस में आपको जेल भी जाना पड़ा है, तो आप इस चीज़ को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, अभी किरणमयी नायक जी ने एक उड़ीसा की कोई कंपनी थी जिसने एक सर्वे किया था पुलिस महिलाओं के ऊपर, तो उसमें CSNR की रिपोर्ट आई थी। उसमें महिलाओं ने बताया था, जो कि सर्वे खुलेआम हुआ था, उसमें बताया था कि हमको प्रताड़ना की जाती है। और 22% महिलाओं ने बोला था कि हम ये नौकरी नहीं करना चाहते। 48% ने बोला था कि हमारे पास मकान नहीं है। अब इनको और क्या चाहिए? जब खुले में पूरी पुलिस महिलाएं बोल दी तो समझना चाहिए कि पीड़ित हैं, फिर भी आवाज़ को दबाई जाती है। और कैसे दबाई जाती है आप देख रहे हैं पद्मिनी साहू और संदीप साहू जी का। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हमको गलत आरोपों में जेल भेज दिया जाता है। वो देख रहे हैं, 5 बार हमने मांगे उठाई, शासन तक पहुंचाई, विधानसभा के द्वारा, पत्रों के द्वारा, सबके द्वारा। जब नहीं हो रहा तो आदमी क्या करेगा? आदमी को ट्रांसफर से दिक्कत नहीं है, शिकायत से दिक्कत नहीं है। शिकायत होने के बाद जांच नहीं होती। और दूसरी चीज, अगर वो ट्रांसफर में चला जाएगा, उसके बच्चे का यहाँ एडमिशन हुआ है, ठीक है, एक तो वो 2 लोन में लदा हुआ है, और हमारे 63,000 में मात्र 14,000 के पास मकान है। वहाँ जाएगा तो फिर से उसको मकान का किराया, भाड़ा, स्कूल, सब चीज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा पुलिस मुखिया ही नहीं सुनेगा तो हम किसके पास जाएं? भगवान को ही याद करेंगे। लेकिन ये बात कैसे कही जा सकती है कि जब शिकायत हुआ है विधायक के द्वारा, संदीप साहू वाले मामले की बात मैं कर रहा हूँ, जो आरक्षक संदीप साहू हैं, कि जब शिकायत हुआ तो उसमें बिना जांच के उनका ट्रांसफर कर दिया। ये आप लोग किस बिना पे बोल रहे हैं? इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पुलिस मुख्यालय में 6,000 आवेदन सिपाहियों के ट्रांसफर के पड़े हुए हैं पिछले 4 साल से, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये आवेदन भी 1.5 साल पहले दिया गया था। हमारे पुलिस विभाग में राजनीति हावी हो रही है, जिसका ज्वलंत उदाहरण संदीप साहू है। और मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय में भी ऐसे कई शिकायत के आवेदन पड़े हुए हैं जो वो करते रहते हैं, क्या नाम है, जनप्रतिनिधि करते रहते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पे इतनी हड़बड़ी में सीधा जिला थाना छोड़ के सीधा उनका रेंज ट्रांसफर कर दिया गया, ऐसा क्यों? अब आप बताइए मुझे। अच्छा, एक बात और इस मामले में जो समझ नहीं हम लोग को आ पा रही है, जनता भी नहीं समझ पा रही इस बात को, कि एक हेड कांस्टेबल का विधायक, जैसा कि उन्होंने अपने आत्मदाह करने वाली चिट्ठी में लिखा है
कि विधायक महोदय द्वेषपूर्ण ये चाहते हैं, तो कोई भी विधायक किसी हेड कांस्टेबल से उनकी कैसी आपसी रंजिश हो सकती है? मैं बताता हूँ सर, इसमें मामला ऐसा है कि संदीप साहू एक्टिव व्यक्ति हैं। वहाँ पर वो समाज सेवा का काम भी करते हैं, ब्लड डोनेशन का भी काम करते हैं, पब्लिक के बीच में हमेशा बने रहते हैं। छत्तीसगढ़ रत्न का भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, छत्तीसगढ़ रत्न का भी उन आरक्षक को जो कि संदीप साहू हैं उनको इनाम मिल चुका है, पुरस्कृत किए जा चुके हैं छत्तीसगढ़ रत्न से। आज उनकी एक चिट्ठी सामने अभी कुछ दिनों पहले आई है जिसमें उन्होंने आत्मदाह करने की बात की है, वो भी विधायक निवास के सामने। ये गंभीर विषय है। तो सर जी, विधायक महोदय को तो जानकारी नहीं होगी कि वो क्या करते हैं। जब वो सिपाही थे उस समय में विधायक महोदय ने उनके लिए लिखा था कि इनका ट्रांसफ़र किया जाए। पहली बात तो पुलिस अधीक्षक को लिखना चाहिए था, और अगर उनकी संदिग्ध स्थिति थी या कोई भी कार्य संदिग्ध था तो जांच करके उनको प्रॉपर सेवा से पृथक कीजिए। मैं बोलता हूँ वो सेवा करने के लायक नहीं है। दूसरी बात, यदि कोई जांच होती है तो जो पीड़ित पक्ष होता है उसका भी बयान लिया जाता है, और जो आरोपी पक्ष होता है उसका भी बयान लिया जाता है। तो ऐसा तो संदीप साहू और उनके साथ जो 5 लोगों का स्थानांतरण हुआ उसमें किसी में नहीं हुआ है बयान। तो एक तरफा जो आपने पूछा था ना कि आप बोल रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई कैसे हो गई, तो ये है एक तरफा कार्रवाई। पद्मिनी साहू ने जो आरोप लगाया था कि उसके स्टाफ उसको परेशान करते हैं, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाने का प्रयास किया गया था पद्मिनी साहू के ऊपर, कि एक वहाँ पर कोई उनकी ST/SC से कोई महिला है, तो उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये मेरे को जातिगत गालियां देती हैं, और जबकि वो आरोप निराधार पाए गए। तो प्रताड़ना और कैसे होगा सर? मतलब आप किसी को फंसाने के लिए इस स्तर तक गिर जाएं कि उसको मतलब मरने के लिए मजबूर कर दें। बिना सही जांच किए कार्रवाई की जाती है, एक तरफा कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो लिखा पढ़ी में होगा तो सिद्ध नहीं होगा, और सिद्ध नहीं होगा तो पुलिस कमेटी जो बैठती है हमारी, जो उस कमेटी को ध्यान देना चाहिए कि एक हवलदार का एक जिले से दूसरे जिले अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसका बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं यहाँ पर, और व्यक्तिगत रूप से सिर्फ संदीप साहू को ही रिलीज़ किया गया, बाकी को रिलीज़ नहीं किया गया है। तो ये भी सोचने वाली बात है। करना था तो सभी को करना था, और विधायक महोदय को ऐसा ना लग रहा हो कि संदीप साहू जी साहू समाज से हैं, 2023 में चुनाव होने वाला है, और कहीं संदीप साहू जी की जो प्रतिष्ठा है बढ़ती जा रही है तो उनके लिए वो प्रतिद्वंदी ना खड़े हो जाएं। चुनाव भी तो लड़ सकते हैं, भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, ये भी हो सकता है, इसीलिए उनको प्रताड़ित कर रहे हो। आप लोग चूंकि पुलिस परिवार के हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब पूरे छत्तीसगढ़ में मशहूर हो गए हैं। हमेशा जहां भी पुलिस परिवार के हक की बात आती है, उज्जवल दीवान और संजीव मिश्रा सामने खड़े नजर आते हैं। इस बार यदि ये जो 2 आत्मदाह की चिट्ठी आ गई, आप लोग इस बार क्या कर रहे हैं अब तक? सर, अब सीधी बात है कि 5 तारीख को हम बेमेतरा विधायक के निवास का घेराव करेंगे। आशीष छाबड़ा जी के निवास का हम घेराव करेंगे, आज़ाद जनता पार्टी की तरफ से करेंगे, और हम उनसे जवाब मांगेंगे कि ऐसी क्या व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई थी संदीप साहू जी से कि उनको उनका ट्रांसफ़र करवाना पड़ गया। दूसरा, हम अपने पुलिस मुख्यालय से पूछेंगे, DGP से पूछेंगे, मौन मुनि मुखिया बोलता हूँ मैं तो, क्योंकि वो कुछ बोलते तो हैं नहीं, जवाब तो उनके पास रहता है नहीं, है ना। DGP हमारे जो अशोक जुनेजा जी हैं, वो आज तक कुछ ऐसा काम ही नहीं किए जब से DGP बने जिससे पुलिस प्रशासन का अच्छा हो, पुलिस विभाग के कर्मचारी कुछ अच्छा कर पाएँ, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप एक तरफा कार्रवाई कैसे कर सकते हैं सर? पद्मिनी साहू के लिए कलेक्टर महोदया ने कांकेर की जो कमेटी बनाई थी, 7 दिन में उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, तो अब 7 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन क्या रिपोर्ट आया अभी हमको जानकारी नहीं आई है। तो एक चीज़ ये भी है, मैं आज जैसा आपको बताया ना, बालोद से भी एक पुलिस परिवार पूरा आत्मदाह करने की तैयारी कर रहा है। बहुत दुखी था, बहुत पीड़ित होने के बाद मेरे को फ़ोन किया कि अच्छा किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? मतलब आत्मदाह बहुत बड़ी बात होती है, तो आत्मदाह करने के लिए यदि कोई व्यक्ति सामने आ रहा है तो मतलब पीड़ा उसको बहुत कष्टदायी उसका जीवन हो गया होगा। तो आप लोग को अगर उनसे बात हुई है तो क्या पीड़ा वो लोग बता रहे हैं? क्योंकि साफ साफ रीज़न जो है चिट्ठियों में नहीं लिखा गया है। सर, पीड़ा यही होती है कि हर एक पुलिस विभाग का सिपाही, हवलदार या तृतीय श्रेणी कर्मचारी 2-2, 3-3 लोन से दबा हुआ है। वो मोबाइल भी अगर चलाता हुआ आपको दिखता है तो वो लोन में ही रहता है। वो बाइक चला रहा है वो भी लोन में है, उसका पूरा खानदान लोन में दबा हुआ रहता है सर। जो किराए के मकान में रह रहे, जिनके पास सरकारी क्वार्टर नहीं है, वो तो और ज़्यादा लोन में है। तो उसके बाद में आप उनका वेतन रोक देंगे तो वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? आप अपनी मनमर्जी चला रहे हो क्योंकि आपको पूछने वाला नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कई SP ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 बजे आते हैं ऑफिस और कई-कई दिन तक ऑफिस नहीं आते हैं, उनको कौन पूछेगा?
उनकी एब्सेंटी कौन डालेगा, उनका वेतन कौन रोकेगा। कई एसपी ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग कहीं और है और भाग के रायपुर और भिलाई अपने घर आ जाते हैं। गाड़ी का पेट्रोल डीजल फ्री का आ रहा है, जनता का पैसा है। नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनको पता है कि वो कौन कौन है ना। एक बात और है, ये आईपीएस लोगों का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है कि गरियाबंद जिले में एक आरक्षक ने आत्मदाह किया था जिसमें आईपीएस का नाम लिख के मरा था। वो कांस्टेबल था सेन, और जिसकी जांच आज तक नहीं हुई है, उस जांच को दबा दिया गया है। ये कब की घटना आप बता रहे हैं? ये घटना 2019, 20, 21 के बीच की है। हाँ, और वो लगातार उसमें प्रयासरत है क्योंकि आईपीएस लोगों की जांच ही नहीं होती। किससे करवाते हैं? अपने समकक्ष या उनसे उच्च अधिकारियों से, इसलिए ये दब जाता है। अब आप सोचिए कि दो लोग आत्महत्या करने के लिए आवेदन दे चुके हैं और शासन की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है, ना हमारे डीजीपी की तरफ से कोई वक्तव्य आ रहा है। अब आप सोच लीजिए कि कहाँ से न्याय मिलेगा, तो क्या करा वो सिपाही, किसके पास जाए वो सिपाही, ये बता दीजिए आप। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने स्वयं अपने नाम से 5-6 आईपीएस और सीपीएस के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर शिकायत किया, जो प्रूफ के साथ शिकायत किया हुआ है। पिछले 2-2 साल, 1.5 साल से उस पर धूल पड़ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है ना। और हमारे खिलाफ जब एफआईआर लिखना होता है तो ये सपने से उठ के अचानक से रात में अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को आवेदन देते हैं और स्वयं मतलब प्रार्थी बन के, स्वयं विवेचक बन के हमारे खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि मेरे शिकायतों पे ये क्या किए आज तक, और उन आईपीएस भ्रष्टाचारी आईपीएसों के खिलाफ जो कि जनता का पैसा खा गए, पुलिस विभाग का पैसा खा गए। तो किसी के घर से तो लेके आए नहीं, जनता का पैसा है भैया, हमारे टैक्स का पैसा है, दें उसको वापस और इनसे रिकवरी करें और इनको जेल भेजें, क्योंकि ये 420 है पूरे। मैं बोलता हूँ ना, चोर हैं, ये चोर हैं। सबके घरों में 10-10, 15-15 सिपाही काम कर रहे हैं, हवलदार काम कर रहे हैं, जनता के पैसे से वेतन मिलता है। उनको आप चोरी छुपे अपने घर में ले जाते हैं। आप जाएंगे किसी भी पुलिस विभाग के अधिकारी के घर में, देख लीजिए, चोरी कर रहे हैं। वो जो जवान है वो आपके लिए ड्यूटी करने के लिए भर्ती हुआ है, ना कि उनके घर में झाड़ू पोछा लगाने, कुत्ता चराने, गाय दूहने के लिए नहीं हुआ है वो। ये तो रही बात, आप लोग 5 तारीख को जा रहे हैं बेमेतरा। जी बिल्कुल, बेमेतरा आप लोग जा रहे हैं, वहाँ पे विधायक निवास का घेराव करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये जो पद्मिनी साहू का जो मामला है, एक महिला है कांकेर के, उनके लिए आप लोग दोनों के तरफ से क्या स्टैंड लिया जा रहा है? देखिए, हमने जनता के सामने उनके जो जांच की जा रही है और जो उनका झूठा वो किया गया है, उनके खिलाफ रिपोर्ट डाली गई है गैर हाजिरी की और उनकी तनख्वाह रोकी गई है, वो अभी हम जनता के सामने लाए हैं। और अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो संयुक्त पुलिस परिवार और आजाद जनता पार्टी मिलके, कुछ नहीं तो पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगे और आगे आने वाले समय पे कुछ ना कुछ बड़ा जरूर किया जाएगा इन दोनों के लिए। उनसे आप लोगों की बात हुई है, संदीप साहू और ये पद्मिनी साहू से? जी बिल्कुल बात हुई है, और वो लोग उन्होंने अपनी क्या पीड़ा बताई, क्या कारण बताया, ये हमारी जनता जानना चाहती है कि उन्होंने अपनी पीड़ा क्या बताई है। आप लोगों को एक एक करके बताइए, मैं चाहूँगा पूरा मामला क्लियर होना चाहिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। कि एक पहले आप संदीप साहू को बताइए, उनको क्या एक समस्या थी जो उन्होंने आत्मदाह का चिट्ठी राज्यपाल के नाम पे लिखा, पहले वो क्लियर कीजिए। उसके बाद पद्मिनी साहू ने क्यों कलेक्ट्रेट के में भेजा और आत्मदाह की चिट्ठी लिखी, ये बताइए। देखिए, संदीप साहू जी एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। पुलिस विभाग के लिए तो काम करने के बाद वो अपने निजी समय में वो लोगों के लिए अलग से पृथक से काम कर रहे थे। और देखिए, विभाग में रहते हुए आपके कुछ दोस्त बनते हैं, कुछ दुश्मन बनते हैं, उनके भी शायद बने होंगे। और उन लोगों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, एक मतलब ऐसा साइक्लोन पैदा कर दिया कि विधायक के पास जाकर उन्होंने बताया कि संदीप साहू गलत काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ होगा, तो विधायक महोदय ने उसकी जांच कराए बिना अपने चम्मच की बात सुनकर तुरंत उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब विधायक महोदय ने फॉरवर्ड किया तो हमारे डीजीपी महोदय विधायक महोदय से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि राजनेता हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के विधायक ने लिखा है, तो कहीं डीजीपी की कुर्सी ना चले जाए, 1-2 महीना तो हमारा बचा हुआ है, तो हम तो इसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमारा पल्ला कट जाए। हमको जवाब देते बनेगा शासन में बैठे हुए लोगों को, जो आका बने हुए हैं, कि हमने आपकी बात मान ली सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये संदीप साहू जी के साथ हुआ है। अब संदीप साहू जी अपनी बात किसके पास रखे? वो आवेदन देने जाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बेमेतरा के एसपी के पास वो क्यों नहीं गया? अगर एक हेड कांस्टेबल है तो वो एसपी के पास अपनी बात रख सकते थे, अपना कारण बता सकते थे। मेरे ख्याल से अभी तो एलेसेला जी का जो वहाँ के एसपी थे, उनका ट्रांसफर हो गया सूरजपुर जिले में, लेकिन पहले वो पदस्थ, उनके पास वो क्यों नहीं गया? आपको क्या ये कारण उन्होंने बताया? हाँ, मैं बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा। अब एलेसेला सर से मैं कभी मिला नहीं सर, इसीलिए बोलता हूँ कि रिस्पेक्टेड है हमारे, और
लेकिन मैंने उनका एक ऑडियो वायरल किया था 2021 में, जब वो एक सिपाही को क्वार्टर के लिए चमका रहे थे, क्वार्टर नहीं खाली करोगे तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा करके, जब वो बलौदा बाजार के एसपी थे। उस ऑडियो के बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ऑडियो रिलीज होने के बाद। और उसके बाद यहाँ जब वो बेमेतरा एसपी बन के आया तो ऐसा सुनने में आया है, भाई देखिए सुनी सुनाई बात है, उन्होंने फतवा जारी किया था, लिखित में नहीं किया था लेकिन मौखिक में उन्होंने एक फतवा जारी किया था कि कोई सिपाही हवलदार मेरे से नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, एक एसपी मतलब ये कह सकते हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं है इस बात का। सर तथ्य नहीं है, लेकिन जिनसे भी मैं मिला तो उन लोगों ने मुझे यही बात बताई कि इन्होंने तो मिलने से साफ शब्दों में मना कर दिया है, सिपाही हवलदार से तो मुझे बात ही नहीं करनी है। तो संदीप साहू जी वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए, अब ये संदीप साहू जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, या पहुँचे तो उनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई ये भी वो बाद में अच्छे से बता पाएंगे जब कभी उनके साथ होगा तो। लेकिन जितना उन्होंने बताया तो उनके हिसाब से उनकी बात नहीं सुनी गई। अब पद्मिनी साहू जी वाला केस पे आते हैं, उन्होंने अगर आपसे बात हुई है पद्मिनी साहू जी की, हुई है। क्या पीड़ा उन्होंने बताया कि उनको आत्मदाह की चिट्ठी लिखनी पड़ी, अपने आत्मदाह की चिट्ठी। मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद सोचे कि कोई कितने अब ज्यादा पीड़ा में होगा कि वो खुद को आग लगा करके आत्महत्या करने की चिट्ठी लिख करके सबको बता रहा है कि अब मैं इस पीड़ा को, असहनीय पीड़ा को अब मैं नहीं सह पा रही हूँ और मैं आत्मदाह करने वाली हूँ। ये कैसा था जब आप सुने? देखिए मैं बताता हूँ, इसी दुर्ग में एक पुलिस अधीक्षक महोदय थे, अभिषेक पल्लव सर, ठीक है, उनको मीडिया में बोलने की आज़ादी थी, 20-20 तो माइक लगा के मीडिया में बोलते थे, सबको सजेशन देते थे, लेकिन एक महिला सिपाही को बोलने की आज़ादी नहीं थी है। उसने पत्र दिया पुलिस अधीक्षक को कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्होंने कोई जांच नहीं की। उसने पत्र दिया मुझे न्यायालय जाना है, कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने पत्र दिया मुझे मीडिया में जाना है, कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर वो जाती तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता, अनुशासनहीन बता दिया जाता, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए किसके पास गई? कलेक्टर महोदया, क्योंकि वो भी एक महिला है। तो कलेक्टर महोदया ने कमेटी बनाई और कमेटी में जांच हो रही है, लेकिन उसी जांच के बीच में पुलिस विभाग भी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच बैठा दिया। सोचिए, तो वो पुलिस विभाग की प्रताड़ना से इतनी पीड़ित थी कि वो पुलिस के अधिकारियों के पास जा ही नहीं सकती थी, और जो उसके खिलाफ झूठा रोजनामचा साना डाला गया उसका पूरे तथ्य हैं हमारे पास, और हम जनता को दिखा देंगे और जनता को बता देंगे। बस हमें कलेक्ट्रेट की रिपोर्ट का इंतजार है बस, और यही चीज कहना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पद्मिनी साहू वाले मामले में जैसा देखा जा रहा है वो वैसा है नहीं। हम उनसे बात क्या है वो मामला, जनता को थोड़ा क्लियर कीजिए। मामला मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देता हूँ। पद्मिनी साहू वाला मामला यौन उत्पीड़न से संबंधित है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। सिंगल महिला है और उसके ऊपर लोगों ने गलत नियत रखी हुई थी, उनकी नियत को उन्होंने पूरा नहीं किया, तो उस नियत को पूरा करने के लिए प्रताड़ित करके उसको किसी भी तरीके से अपने गेड़े में लेना चाहते थे, अपने अंडर में लेना चाहते थे। ये पूरी कहानी है। इसकी जब तय तक जांच की जाएगी तो मामला यही निकल के आएगा, और पद्मिनी साहू ने अपने आवेदनों में भी इस बात का जिक्र किया हुआ है। तो यौन उत्पीड़न का मामला है, भारत की बेटी है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये बोला जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लगातार महिलाओं को समृद्ध बनाने की बात हो रही है। यहाँ पे पुलिस विभाग की जो महिला है वो खुद पीड़ित है, तो दूसरी आम महिलाओं को आप कैसे सशक्त करेंगे सर, मैं ये जानना चाहूँगा। यदि आप लोगों की बात पद्मिनी साहू जी से हुई होगी तो ये बताइए, क्योंकि वहाँ के जो उस वक्त जब इन्होंने ये चिट्ठी लिखी तब जो एसपी थे शलभ कुमार सिन्हा, उनका ट्रांसफर अब चूंकि दुर्ग में हो गया, और दुर्ग के जो पहले एसपी रहे हैं अभी अभिषेक पल्लव जी, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे। काफ़ी ज़्यादा ऐसा माना जाने लगा आम जनता के द्वारा कि जो यहाँ के जो एसपी हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं, लोगों को समझाइश देते हैं। तो अब ये जो शलभ कुमार सिन्हा यहाँ आने वाले, उन्होंने उस वक्त क्या मदद की पद्मिनी साहू की, अगर आपसे बात हुई तो? सर मदद ही नहीं की, उनकी बात सही तरीके से नहीं सुने। क्या होता है कि जो पीड़ित पक्ष होता है, अगर आप जो प्रताड़ना देने वाला है उसके सामने में आप उसे खड़े कराएंगे तो पीड़ित पक्ष कभी अपना पक्ष नहीं रख पाएगा। अब एसपी साहब की बात करता हूँ, यहाँ पर पल्लव साहब 20 लोगों के बीच में 4 लोगों को, अपराधियों को, आरोपियों को, 1-2 लोगों को खड़े करा के पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे। चारों तरफ से पुलिस घेरी हुई, वो तो सच बोल ही नहीं सकता, 4 डंडा मारे कुछ भी बोलवा देते हैं। सर पुलिस क्या बोलवाती है, हम खुद विभाग के आदमी, हमको पता है कौन सही कौन गलत, ये तो बाद में पता चलता है। पीड़ित पक्ष भी वही, प्रताड़ित पक्ष भी वही, और न्याय करने वाला भी वही, तो ऐसे में नहीं बनता सर, उसको सही तरीके से करना पड़ता है। शलभ सिन्हा सर बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। पल्लव सर बहुत अच्छे अधिकारी, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन जब आप अपने कर्मचारियों की बात नहीं सुन रहे तो क्या पब्लिक के फिगर बनेंगे आप? पहले आप अपने कर्मचारियों को अच्छा करें। ऐसा नहीं है कि पल्लव सर के ऊपर उंगलियां नहीं उठी,
बात दब जाती है। ऐसा नहीं है कि सिन्हा सर के ऊपर उंगलियां नहीं उठेंगी, बात को दबा दिया जाता है, मैनेज किया जाता है मीडिया को। मैं आज भी बोलता हूँ मीडिया मैनेज होती है, छत्तीसगढ़ में तो भरपूर मैनेज होती है। वो तो आप लोग तीरंदाज ऐसा नहीं कहते, तीरंदाज इस मामले में हमेशा निष्पक्ष रहता है। आप लोगों का कलेजा बहुत बड़ा है जो हमारे वीडियोस दिखाते हो। मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ, कांकेर में हमारा बाइट लिया गया, पूरे कम से कम 20-25 माइक थे, किसी ने नहीं चलाया, हमारे फोटो भी नहीं आए हमारे बाइट के। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ तीरंदाज और कुछ 1-2 मीडिया चैनल्स हैं जो उन चीज़ों को कवरेज करते हैं, सच्चाई को लाते हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। पूरा छत्तीसगढ़ का मीडिया, मतलब ना कांग्रेस पार्टी जैसे सेंट्रल में बोलती है गोदी मीडिया, वैसे हमको बोलना पड़ रहा है गोदी मीडिया छत्तीसगढ़ में हो गई है करके। ये स्थिति आज आ गई है। आप लोगों की जब उनसे बात हुई फाइनल, आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया संदीप साहू जी को और पद्मिनी साहू दोनों को, बताइए। और जो आज बालोद में आप क्या उस अधिकारी, उस कर्मचारी का, पुलिस कर्मचारी का आप नाम उजागर जनता के सामने अभी करेंगे या नहीं सर? वो समझाइश की अभी गुंजाइश है वहाँ? अभी समझाइश की गुंजाइश है। मैंने उनको वही बताया है कि एक बार अपना और आप निवेदन कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम होता है जो आप कहने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बात करने से भी हल हो सकती हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बालोद भी जाएंगे, हम उनके बारे में बात भी करेंगे। क्योंकि किसी को गलत बोलना बहुत आसान होता है सर, जब तक निर्णय लेने के लिए सिर्फ वही आदमी निर्णय करता, वही आदमी प्रार्थी और वही आदमी आवेदक बन जाता है, तो बहुत तकलीफ़ें होती है। कि अभी पद्मिनी साहू वाले में जो हुआ है, कलेक्टर महोदया ने जो कमेटी बनाई है वो पूरे सिविल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, तो वो एक बहुत अच्छी पहल है कि वो, मैं मानता हूं कि जिस विभाग में जांच हो रही है उस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी तो उसमें होने ही नहीं चाहिए। तब एक बार फेयर होगा कोई भी चीज़ सामने। सेम बालोद में हो रहा है, और वो भाई के संबंध में हम जाएंगे वहाँ पर और उनसे बात करेंगे, उनके अधिकारियों से भी बात करेंगे, और उसके बाद वो स्वतंत्र हैं, वो जो निर्णय लेना चाहें, लेकिन निराकरण हो सकता है तो हम प्रयास करेंगे कि अच्छा निराकरण हो वहाँ पर। मैं आज तीरंदाज न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ। पुलिस बहुत प्रताड़ित है, मैं बताना चाहता हूँ। आप ये मत सोचिए कि हर पुलिस ऑफिसर भ्रष्ट है। पुलिस खुद प्रताड़ित है, पुलिस खुद बेघर है, और पुलिस के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणाएं की थी उसको नहीं पूरा किया गया है। पुलिस का परिवार इतना प्रताड़ित है, आप नहीं सोच सकते। इसलिए जैसे भी कोई भी आत्महत्या या इसका लेटर या कोई भी वायरल होता है तो मैं जनता से बोलूँगा कि आप भी पुलिस परिवार का सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वायरल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ उपस्थित होकर अपनी वो बताएं कि पुलिस क्यों पीड़ित है। मैं जनता को बताऊंगा, इसलिए हम तीरंदाज का धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाता है, और मैं जनता से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। बस यही है सर कि भाई ने जो बोला है कि हमारी पुलिस परिवार की आवाज़, जो सिपाही आपके आसपास दिखते हैं, जो हवलदार आपके आसपास दिखते हैं, जो थानेदार आपके आसपास दिखते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, और उसके बाद जब उनको प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, ऐसे ऐसे टास्क दिए जाते हैं जो वो आदमी मानसिक रूप से प्रताड़ित होने लगता है, तो उन चीज़ों को जनता समझे और उनके अधिकारों के लिए भी थोड़ा सा विचार करे। आप एक पहलू तो देखते हैं कि भ्रष्ट है, दूसरा पहलू भी देखिए, भ्रष्ट होने के साथ साथ उनको भ्रष्टाचारी बनाया क्यों जा रहा है और किसके लिए भ्रष्ट हो रहे हैं वो। क्योंकि बिना ऊपर वाले के पैसा मांगे नीचे वाले में हिम्मत नहीं होती कि नीचे वाला पैसा ले ले। अगर नीचे वाला पैसा ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें ऊपर वाले का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तार नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं जुड़े हैं पुलिस विभाग में, ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वृक्ष उल्टा है, जड़ें अलग हैं और पत्ते गिर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आप लोगों को। पुलिस वालों की पीड़ा को समझिए और उजागर कीजिए उन चीज़ों को जिससे पुलिस परिवार और पुलिस कर्मचारी प्रताड़ित होते हैं। बस मेरी जनता से यही अपील है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।